नमस्कार मित्रों, मैं राजपाल गोस्वामी आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज हम भारत के भूगोल की सीरीज के अंदर भारत की मिट्टियों का अध्ययन करेंगे कि मिट्टी का निर्माण कौन कौन से कारकों के द्वारा हुई है, मिट्टी का संगठन कैसा पाया जाता है, मिट्टी की परिच्छेदिका कैसी होती है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, मिट्टी का पीएच मान है वो कितना होता है, उनका विस्तार से अध्ययन आज करेंगे। तो मिट्टी के अंदर देखें तो मिट्टी क्या है? मिट्टी भूपृष्ठ की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों, खनिजांशों, वनस्पति और जीव जंतुओं के गले और सड़न से युक्त जो हामुश जो ऊपर वाली जो 1.5 से 2 इंच मोटी परत होती है वो मृदा या मिट्टी के नाम से जानी जाती है। तो मृदा के निर्माण के लिए ये 5 कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नंबर 1 को आता है कि मूल चट्टान यानी जनक चट्टान, और जनक चट्टान से मृदा को मुख्य रूप से खनिज और आवश्यक पोषक तत्व है वो मुख्य रूप से क्या है मिलते हैं। दूसरा, यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर आती है जलवायु। भी मृदा के निर्माण में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे हम बात करते हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की मिट्टी पहले जलोढ़ थी, लेकिन जलवायु शुष्क होने, वनस्पति का अभाव होने के कारण धीरे धीरे यह बलुई मिट्टी के अंदर कन्वर्ट हो गई। इस प्रकार पिट मिट्टी के अंदर जीवाश्म अधिक पाया जाता है, वर्षा अधिक होती है, तो जलवायु भी मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। थर्ड कार्य की यदि हम बात करते हैं तो वनस्पति आ जाती है, और वनस्पति से ही क्या है मृदा का जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व हमुस या जीवाश्म की मात्रा है वो यानी वनस्पति से ही प्राप्त होती है, और वनस्पति ही मृदा को संगठित रखने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मृदा का निर्माण में वनस्पति की भी महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर होती है। फिर आता है भूमिगत जल, यानी मृदा को संगठन क्षमता बनाए रखने के लिए मृदा के अंदर एक उपयुक्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। मृदा के संगठन में लगभग 1/4 25% जल की मात्रा होती है, जिसके कारण मृदा में वो खनिजांश घुल के पेड़ पौधों के लिए यानी मिल्स की मृदा की संगठन क्षमता को मजबूत बनाने में यानी जल की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। तो जल की संगठन क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाता है। फिर बात करते हैं कि सूक्ष्म जीव के अंदर क्या है आपका काई लाइकेन या किसान का मित्र केचुआ या विभिन्न प्रकार के जो यानी भूमिगत जीव पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं मिट्टी को खाते उगलते हैं। जैसे किसान का मित्र केचुआ मिट्टी को क्या है प्रोडक्टिव बनाता रहता है, तो इस प्रकार इसकी भी आवश्यकता इसके अंदर होती है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो ये जो 5 कारक है मृदा निर्माण के अंदर, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका प्रमुख रूप से होती है। इसके अलावा अपवा प्रणाली यानी नदियां किसी क्षेत्र से मिट्टी के लाने ले जाने और अपर्दन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अपवा प्रणाली भी यानी मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका है वो प्रमुख रूप से क्या है निभाता है। फिर हम देखते हैं मृदा संगठन, यानी मृदा संगठन में क्या तत्व होते हैं। तो मुख्य रूप से यदि हम देखें तो मृदा संगठन में 4 प्रमुख तत्व होते हैं, जिसमें कुल मृदा यानी ऊपरी मृदा की जो उपजाऊ मृदा होती है उसमें लगभग 40 से 45% मात्रा होती है खनिजांशों की, और खनिजांशों में से खनिज और पोषक तत्वों की क्या होती है मृदा को यानी प्राप्ति होती है। इसके अलावा 5 से 10% क्या है जीवाश्म की मात्रा भी मृदा के अंदर यानी होती है। थर्ड, यदि हम बात करते हैं तो उसके अंदर वायु की संगठन क्षमता के अंदर 25% है वो वायु की मात्रा भी होती है, जो उसके संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा 25% जल की आवश्यकता होती है, जो उसको संगठन को यानी मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार ये 4 पोषक तत्व मृदा संगठन
के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर बात करते हैं कि मर्दा प्रच्छेदिका, ये मर्दा का ऊर्ध्वाधर काट देखें तो मर्दा के अंदर कई सतह पाई जाती है, और मर्दा के अंदर देखें तो यानी ऊर्ध्वाधर देखें नंबर, तो उसके अंदर 3 प्रच्छेदिका मंडल है वो पाए जाते हैं, ए मंडल, बी मंडल और सी मंडल। तो ए मंडल होता है वो मर्दा का सबसे ऊपरी भाग होता है, जिसमें जीवाश्म की मात्रा है वो प्रमुख रूप से इसके अंदर होती है। तो पेड़ पौधे और वनस्पति और जो फसलें उनके बढ़ने में, उनकी वृद्धि करने में ये ए स्तर है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको अनूढ़ या विक्षालन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करते हैं दूसरा बी स्तर आता है, जो संपूर्ण या संचलन मंडल कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से मूल चट्टान के जो खनिजांश है, इसके अलावा यानी कुछ जीवांश मात्रा भी इसके अंदर पाई जाती है। यानी मृदा निर्माण की जो प्रारंभिक प्रक्रिया है वो इसी चरण के अंदर प्रमुख रूप से क्या है भाई पाई जाती है। इसके बाद थर्ड स्तर देखते हैं, सी स्तर। इसमें अपेक्षित शिलाचूर्ण व मूल चट्टानें होती है। जो चट्टानें यानी मुख्य रूप से क्या होती है, मूल चट्टानें होती है। उसके बाद यानी मृदा निर्माण का चरण है वो प्रारंभ होता है, और चट्टान स्थिर अवस्था के अंदर असंगठित मात्रा में इसके अंदर है वो पाई जाती है। तो ये तो क्या है यानी मृदा परिच्छेदिका। इसके बाद बात करते हैं कि मृदा का जो पीएच मान है, क्योंकि हम देखते हैं कई एग्जामों के अंदर यानी मृदा का निर्माण कारक कौन से हैं, मृदा के संगठन में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, या मृदा परिच्छेदिका या मृदा की विशेषता के बारे में प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। चाहे वो आरएस हो या आरजेएस हो या फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो, उसमें ऐसे प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो अब बात करते हैं मृदा। तो मृदा के अंदर क्या है, पीएच मान होता है। यदि किसी भी मृदा का 7 मान होता है तो वो मृदा क्या कहलाती है, उदासीन मृदा कहलाती है। और यदि 7 से अधिक हो जाएगा तो मृदा क्या हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। और 7 से कम पीएच मान होगा तो क्या होगी, मृदा अम्लीय हो जाएगी। तो एक मृदा के लिए जो पौधों की वृद्धि, फसलों की वृद्धि के अंदर यानी आवश्यक पीएच मान चाहिए, उसके लिए यदि हम बात करते हैं तो 6 से लेकर 7.5 जो पीएच मान होता है वो मृदा यानी कृषि के बढ़वार के लिए, वृद्धि के लिए उपयुक्त रहती है। और सर्वोत्तम यदि माने तो लगभग क्या है यानी 4.5 के बाद 6.6 वाला जो मान है उसमें सर्वोत्तम है वो मुख्य रूप से मानी जाती है। तो इसके अंदर यदि हम देखें भारत में सर्वाधिक जो क्षारीय मृदा है, क्षारीय मृदा सर्वाधिक पाई जाती है अपने उत्तर प्रदेश में। और क्षारीय मृदा को परिशुद्ध करने या उसमें सुधार करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, ताकि मृदा में क्षारीयता की मात्रा थोड़ी कम हो और कृषि के लिए इसको उपयोगी बनाया जा सके। वही बात करते हैं अम्लीय मृदा की, तो सर्वाधिक अम्लीय मृदा है वो गुजरात में जो कच्छ का जो रण है उस क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक अम्लीय मृदा पाई जाती है। और अम्लीय मृदा के अंदर देखें तो अम्लीय मृदा को परिष्कृत करने के लिए या उसमें सुधार करने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग है वो प्रमुख रूप से भाई इसके अंदर किया जाता है। इसके अलावा ढेंचा सही की कृषि की जाती है, या इसमें गोबर खाद का भी प्रयोग है इसके अंदर प्रमुख रूप से किया जाता है। तो अम्लीय वर्षा है जो बागाती कृषि जैसे चाय है, कॉफी की फसलों के लिए सर्वोत्तम इसके अंदर भाई मानी जाती है। तो ये हमने देख लिया क्या है यानी मृदा का जो सामान्य पीएच मान कितना होता है। अब बात करते हैं अपनी मिट्टियों की। तो अपने मैप के अंदर देखें तो भारतीय मिट्टियों में भूआकृतिक स्वरूप में काफी विविधताएं पाए जाने और जलवायु के अंदर विविधता होने और वनस्पति की विविधता के कारण कई मिट्टी वर्ग के अंदर यानी पाए जाते हैं। तो भारतीय मिट्टियों को यानी अलग अलग प्रकारों से विभाजित किया गया है। एक सर्वमान्य जो वर्गीकरण है वो किया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
जिसकी स्थापना नई दिल्ली में की गई है, जिसका मुख्य कार्यालय कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर। तो इसने भारतीय मिट्टियों का एक सर्वमान्य वर्गीकरण किया है, जिसमें रंग, रासायनिक, उसमें कौन कौन से खनिजांशों की विविधता के आधार पर भारतीय मिट्टियों को 8 प्रमुख और 27 गौण भागों में, 8 प्रमुख और 27 गौण भागों में विभाजित किया है। ये प्रश्न है नेट के एग्जाम के अंदर आपसे पूछा गया था। इसके अलावा केवीएस और नवोदय विद्यालय में ये क्वेश्चन है वो आ चुका है। तो ये वर्गीकरण वर्तमान में सर्वमान्य है। तो भारत की 8 प्रमुख जो मृदा समूह पाई जाती है उनका वर्गीकरण हम क्या है विस्तार से करेंगे, जिसके अंदर इसे मुख्य रूप से भारत के मैप में इन मिट्टियों को प्रदर्शित किया गया है। चलो देखिए, हम देखते हैं। सर्वप्रथम आती है पर्वतीय मृदा। तो पर्वतीय मृदा की यदि हम बात करते हैं तो भारत में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इधर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं भारत की काली मिट्टी। तो काली मिट्टी है वो मुख्य रूप से मालवा और दक्कन के पठारी प्रदेश के अंदर यानी इसका विस्तार है वो पाया जाता है। और यह भारत की तीसरी बड़ी मृदा वर्ग समूह है, जिसके अंदर यदि हम देखना चाहें तो यह 15.2% भाग पर भारत के अंदर पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी भारत की दूसरी सबसे बड़ी मिट्टी है, जो भारत के लगभग 18.6% भाग पर फैली हुई है। इसके बाद बात करते हैं लैटराइट मिट्टी, लगभग 3.7% की, जो हरे कलर का दर्शाया गया है। यानी आपका केरल वाला जो तट है, इधर आपका यानी छोटा नागपुर का पठार और उड़ीसा, इधर आपका गोराखासी झंझारपुर और थोड़ा सा असम वाले क्षेत्र के अंदर। तीसरी बात करते हैं मरुस्थलीय मिट्टी, यानी अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर विशेष रूप से इसका विस्तार पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं तो जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे बड़ी मिट्टी है। यानी भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो लगभग 43.4% भाग पर इस मृदा का विस्तार है वो पाया जाता है। देखिए, हमने भौतिक प्रदेश पढ़ा था, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है। लेकिन मिट्टी की बात करते हैं तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी यानी सतलुज के मैदान से लेकर ब्रह्मपुत्र के मैदान तक, इधर क्या है आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टाई क्षेत्र, इधर पश्चिमी घाट क्षेत्र के अंदर यानी महानदी आपकी ये नर्मदा, ताप्ती वाले केरल के तट पर इनका विस्तार पाया जाता है। तो इस प्रकार यानी जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाई जाती है। हालांकि भौतिक प्रदेश हमने पढ़ा था तो यानी इसका विस्तार बहुत ही कम में था, लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर थे, लेकिन जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है वो ज्यादा पाया जाता है। तो आज हम प्रमुख रूप से 2 मिट्टियों का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। तो इसके अंदर 1 नंबर आप पर आ जाती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी के अंदर बात करते हैं तो जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत के विशाल मैदान में नदियों के द्वारा लाई गई यानी जलोढ़ों के निक्षेप से इस मिट्टी का क्या हुआ है भाई निर्माण हुआ है। इसलिए इसको क्या है कांप मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी को क्या है कछारी मिट्टी के नाम से भी क्या है यानी इसका उपनाम से इसको जाना जाता है। तो यह मिट्टी यदि हम बात करते हैं मैप के अंदर, यानी ये आती है आपकी कौन सी भाई सतलुज नदी। तो सतलुज नदी के यानी मैदान से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान तक इस मैदान तक इसका विस्तार पाया जाता है उत्तर भारत के विशाल मैदान में। तो इधर हम देखते हैं तो आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टाई क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। इधर केरल और गुजरात के जो खंबात की खाड़ी वाला क्षेत्र है यहाँ पर भी इस मृदा का विस्तार है वो पाया जाता है। तो उत्तर भारत में तो इसको क्या है नदीय जलोढ़ के नाम से जाना जाता है, जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। वही यदि हम महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी क्षेत्र में देखें तो इसको क्या है डेल्टाई जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। वहीं यदि हम बात करते हैं पश्चिमी घाट वाले जो केरल के आसपास वाला जो क्षेत्र है और इसको यहाँ तटीय जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और यह मिट्टी यदि हम बात करते हैं तो भारत में 14.25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। यानी लगभग 43.4% या 43% भाग पर इस मृदा का विस्तार है वो पाया जाता है।
और इस मृदा के अंदर यदि हम देखें तो इस मृदा के अंदर यानी विशेष तौर पर नाइट्रोजन और ह्यूमस, इन दो खनिज पदार्थों की प्रमुख रूप से इसके अंदर कमी पाई जाती है। ये प्रश्न है वो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जलोढ़ मिट्टी के अंदर कौन से खनिज पदार्थों की कमी, तो आपका नाइट्रोजन और ह्यूमस की तो कमी पाई जाती है। वही प्रधानता की बात करते हैं तो आपका पोटास, फास्फोरस, चूना पत्थर की प्रधानता इस मिट्टी के अंदर पाई जाती है। और जो ये जलोढ़ मृदा है इसका जलोढ़ का कछारी या इसको इजेप्स इसी क्या नाम है इसका, इसेप्टिसोल्स मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम देखें तो इसेप्टिसोल्स मृदा जलोढ़ मिट्टी को ही मुख्य रूप से कहते हैं। जैसे काली मिट्टी को वर्टिसोल मृदा कहा जाता है, इसी प्रकार इसको इसेप्टिसोल मृदा के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं इसका रंग कैसा होता है, तो हल्के धूसर से लेकर जो भस्मी यानी राख जैसे कलर की ये मिट्टी मुख्य रूप से होती है, या इसको चेस्टनटी रंग की मिट्टी जैसा रंग इसका प्रमुख रूप से पाया जाता है। कणों में देखें तो रेतीली से लेकर गादी और कंकड़ीली मिट्टी तक इस मिट्टी में पाई जाती है। जैसे अरावली का जो शिवालिक क्षेत्र है, भाबर प्रदेश में कंकड़ मिट्टी पत्थर युक्त यह मिट्टी है जिसके अंदर सैग्रंथन चट्टानें पाई जाती है। वहां इस मिट्टी के अंदर क्या है यानी कृषि नहीं की जाती। वहीं दूसरी यदि हम देखें तो प्रमुख रूप से जो जलोढ़ मिट्टी है इसको दो वर्गों के अंदर बांटा जा सकता है। जैसे ये कोई नदी का बहाव क्षेत्र है, नदी के बहाव क्षेत्र के अंदर नदी के आसपास प्रतिवर्ष जो बाढ़ आती है वहां जब जलोढ़ मिट्टी का जमा होता है तो उस क्षेत्र को नवीन जलोढ़ मिट्टी या इसको कहते हैं खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। वहीं पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है जो नदियों के द्वारा लाई गई है, वर्तमान में वहां नवीन मिट्टी का निक्षेप नहीं होता, वो पुरानी मिट्टी होती है, वो क्या है बहादुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, या उसको प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानी जाती है। तो खादर मिट्टी या यूं कहें नवीन जलोढ़ मिट्टी बांगर की अपेक्षा क्या होती है भाई, अधिक उपजाऊ होती है कृषि की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि इसमें सिंचाई करने, इसमें लवणीयता क्षारीयता की समस्या के क्षेत्र बांगर मिट्टी में विशेष रूप से देखने को मिलती है। तो भारत में देखें, भारत की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। विश्व की जो चरनोजन मिट्टी है उसके समतुल्य माना जाता है जलोढ़ मिट्टी की। तो एक अमेरिकी मिट्टी विशेषज्ञ होंगे ओरान, उन्होंने बताया कि एक सर्वगुण संपन्न मृदा के अंदर 16 पोषक तत्व होने चाहिए, जिनमें 3 प्रमुख खाद्य, 3 इसके अंदर गौण खाद, इसके अलावा 7 यानी पोषक तत्व जिसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आपका कॉपर है, इसके अलावा 3 गैसें होती है। तो 16 पोषक तत्व होने चाहिए। ये केवीएस के अंदर और आपके नेट के अंदर पूछा गया कि एक सर्वगुण मृदा के अंदर यानी कितनी आवश्यक पोषक तत्व होने चाहिए, 16, 18, 20 और 22। तो यानी 16 पोषक तत्व होने चाहिए एक मृदा के अंदर। फिर हम बात करते हैं कि इस मृदा के अंदर यानी उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी, तटीय क्षेत्र के अंदर जो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और महानदी का डेल्टाई क्षेत्र है वहां इसको डेल्टाई जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। केरल के तट के आसपास उसको तटीय जलोढ़ मिट्टी के नाम से इस मिट्टी को भी जाना जाता है। तो इस प्रकार ये होगी अपनी जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद बात करते हैं अपनी काली मिट्टी। तो काली मिट्टी है मालवा और दक्कन के पठारी भाग के अंदर जो ज्वालामुखी के उद्भेदन हुआ या यूं है बेसाल्ट चट्टानों के अपक्ष और अपर्दन की क्रिया के कारण इस मिट्टी का है प्रमुख रूप से निर्माण हुआ है। इस मिट्टी के अंदर क्या है कपास की खेती है वो ज्यादा होती है, इसलिए इस मिट्टी को काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, या इसको क्या है ट्रॉपिकल ब्लैक या ट्रॉपिकल चरनोजम के नाम से भी इस मिट्टी को जाना जाता है। और इस मिट्टी की विशेषता होती है कि ये मिट्टी में सर्वाधिक जल ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है।
और वर्षा आने पर यह मिट्टी गीली और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर यह ढेलेदार हो जाती है और बाद में जैसे धूप लगती है तो इसमें दरारें आ जाती है। तो इसलिए इस मृदा को स्वतः जुताई वाली सेल्फ प्लोइंग मृदा के नाम से जाना जाता है। एक बार एसएससी एग्जाम में पूछा गया था कि स्वतः जुताई वाली मृदा है वो मुख्य रूप से कौन सी होती है, तो स्वतः जुताई वाली मृदा पाई जाती है आपकी जलोढ़ मिट्टी है वो प्रमुख रूप से भाई पाई जाती है। इस मिट्टी के अंदर यदि हम बात करते हैं तो इस मिट्टी को हम कहते हैं क्या, वर्टिसोल मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, वर्टिसोल मृदा। रासायनिक नाम है काली मिट्टी का, वर्टिसोल मृदा के नाम से इसको जाना जाता है। और इस मिट्टी का रंग की बात करते हैं तो गहरे काले से लेकर हल्के काले रंग तक है इस मिट्टी का है वो रंग है वो पाया जाता है। और यदि हम बात करते हैं इसका विस्तार, तो विस्तार सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है इसका किसमें भाई, महाराष्ट्र राज्य में। इसके अलावा गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसके अलावा अपना दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, यानी हाड़ौती का पठारी भाग है राजस्थान का, उसमें भी इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा कुछ बिखरे हुए निचले यानी तेलंगाना वाला पठारी भाग है उसके आसपास वाले क्षेत्र के अंदर भी इस मिट्टी का विस्तार है वो यानी पाया जाता है। इसके अलावा यूपी के अंदर भी इसको यानी इसके अंदर थोड़ा सा विस्तार उसके अंदर भी इसको पाया जाता है। और इस मिट्टी के अंदर यदि हम बात करते हैं प्रधानता की, तो इस मिट्टी में लौह पदार्थ की प्रधानता पाई जाती है, चूना पत्थर है वो इसकी प्रधानता पाई जाती है। इसके अलावा कैल्शियम है, मैग्नीशियम है कि और पोटास है, इन खनिजांशों की इसके अंदर क्या पाई जाती है भाई, प्रधानता पाई जाती है। वही बात करते हैं कमी की, तो इस जो काली मिट्टी है एक तो इसमें कमी मिलती है भाई नाइट्रोजन की। दूसरा यदि हम बात करते हैं हामुस या जीवाश्म पदार्थ की भी इस मृदा के अंदर क्या है, कमी पाई जाती है। इसके अलावा थर्ड बात करते हैं तो फास्फोरस खनिज पदार्थ की कमी पाई जाती है। कई बार पूछते हैं इस मिट्टी में कौन से खनिज तत्वों की कमी, तो इसमें कमी तो पाई जाती है जीवाश्म पदार्थ की, नाइट्रोजन पदार्थ की और फास्फोरस पदार्थ की। वही अधिकता की बात करते हैं तो इसमें लोहा है, चूना है, पोटेशियम है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम जैसे खनिज पदार्थों की इसके अंदर भाई प्रधानता है वो पाई जाती है। तो इस मिट्टी की यदि हम विशेषता देखते हैं तो इस मिट्टी के अंदर क्या है, यानी सिंचाई करने के कारण इसमें यानी सर्वाधिक जल ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है। शुष्क कृषि इसके अंदर यानी आसानी से की जा सकती है। दूसरा यदि हम बात करते हैं यानी वर्षा होने पर ये स्वतः जुट जाती है और दलदली और गाद कीचड़ युक्त हो जाती है और इसके अंदर यानी जैसे सूख जाती है ढेलेदार हो जाती है, तो इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो सेल्फ प्लोइंग मृदा के नाम से भी इसको जानते हैं, किसको, जलोढ़ या काली मिट्टी को। देखिए मित्रों, काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार तो पाया जाता है महाराष्ट्र राज्य में और काली मिट्टी को क्या कहते हैं, काली कपास मिट्टी। लेकिन सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है गुजरात राज्य के अंदर होता है। तो इस प्रकार आज हमने क्या है, मृदा निर्माण कारक, मृदा संगठन, मृदा परिच्छेदिका और मृदा का जो पीएच मान है और इसके अलावा काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी का विस्तार से अध्ययन किया। तो मित्रों, आज हम करंट के साथ इसको देखते हैं कि जो मिट्टी है, मिट्टी का संरक्षण करना भी आवश्यक है। तो मिट्टी के संरक्षण करने के लिए यूएनओ ने 2013 से क्या है यानी विश्व मृदा दिवस बनाने की घोषणा की थी। 2014 को प्रथम विश्व मृदा दिवस है वो बनाया गया था और हर साल मृदा दिवस की एक थीम रखी जाती है। यदि हम 2019 के मृदा दिवस की थीम की बात करते हैं तो इसके अंदर था मृदा कटाव को रोकें और हमारा भविष्य संवारें, यानी मृदा को किस प्रकार यानी अपरदन होने से रोका जा सकता है। भारत की 53% मृदा है वो अपरदन और किसी न किसी समस्या से ग्रसित है, तो उसके ऊपर मुख्य रूप से क्या देश था। यदि हम बात करते हैं इस 2020 के थीम की तो इसके अंदर है मृदा प्रबंधन में बढ़ती चुनौती
पर केंद्रित है, यानी 2020 का मर्दा दिवस जो प्रतिवर्ष से 5 दिसंबर को बनाया जाता है। तो इसी के साथ मित्रों यानी अपने नेक्स्ट मीटिंग है वो अगले अध्याय के अंदर देखेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए।